बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, पीडीएम का पहला जलसा परसों यानी बरोज़ जुमा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा। जलसे के लिए तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। अपोजिशन तैयारियों में मसरूफ़ हैं। काफ़िले पाकिस्तान के बहुत से शहरों से आएंगे और एक बड़ा जलसा होने का इम्कान है। अपोजिशन ये कहती है कि ये अवामी रेफरेंडम होगा। अपोजिशन का जो बयानिया होगा वो हुकूमत ये कहती है कि वो इदारों से मुतसादिम बयानिया है, लेकिन अपोजिशन के बहुत से रहनुमाओं के बयानात सामने आ रहे हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना था कि ये तासुर सरासर गलत है। मरियम नवाज ने भी बयान दे दिया कि इदारों से तसादुम हम नहीं चाहते, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो क्या उस जलसे के अंदर जो अपोजिशन ये तासुर देना चाह रही है कि इदारों से मुतसादिम रवैया हमारा नहीं है, वो सच साबित हो पाएगा? हुकूमत का जो बयानिया है अपोजिशन की इस तहरीक के हवाले से, क्या वो गलत साबित होगा? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहला सवाल ये कि जलसे को पुरअमन कैसे बनाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम साहब, देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में आप जानते हैं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, हमारे यहाँ कोई भी पुरअमन रहने वाले लोग हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने वाले कभी भी नहीं है। और हमारी कोशिश यही है कि जलसा जो है वो बिल्कुल पुरअमन रहे और लॉ एंड ऑर्डर इसमें ठीक रहे। लोग जोक आ रहे हैं और वो खुद हुकूमत कह रही है कि पोजीशन का राइट है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, वो जलसे दे, अपनी तकरीरें करे। तो बस अगर हुकूमत यही इस तरह ही करेगी, यानी पहले पकड़ धकड़ नहीं करेंगे, लोगों को रोकेंगे नहीं जलसे में आने से, तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा होगा। और ये कोई इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ वाला जलसा नहीं है। आपने दुरुस्त कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि देखिए, हम तो एक ऐसी चाह रहे हैं कि जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो कानून के अंदर रहते हर इदारा जो है उसके अपने हदूद में रह के काम करे, ताकि मुल्क आगे बढ़े और जमहूरियत यहाँ पिन पे और लोगों की खुशहाली के बारे में जो हालात हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम हैं, मसाइल हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और हुकूमत की नाअहली को और उनकी जो मैनेजमेंट की खराबियां हैं उसको हम इस जलसे में उजागर करेंगे। शेख साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये किसी इदारों के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत की जो नाअहली हैं आप उसे सामने लाएंगे। अगर इस जलसे में मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर इस जलसे में हुकूमत की बजाय अदारों पे तनकीद होती है, अदारों के खिलाफ बात होती है, तो फिर शेख साहब आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं तो पहले दिन से आप मुझे जानते हैं। देखिए, इदारे बड़े मोहतरम हैं, जिस तरह इदारे बड़े मोहतरम हैं और हम सबको इदारों का लिहाज रखना है, उनका ख्याल करना है, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ सकेगा। इसी तरह पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत मोहतरम होती हैं। कोई रोज़ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बनती। आप देख रहे हैं कि जमहूरी मुल्कों में 2, 3, 4 बड़ी पार्टियां होती हैं, तो ये और बड़ी मुश्किल से ये पार्टियां डेवलप होती हैं। इसलिए सबका ख्याल, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक इदारा है, पॉलिटिकल पार्टी भी जो है। और मैं आपको बताऊं कि कानून के दायरे में रहते हो, मैं समझता हूं इसमें किसी को भी कोई इख्तलाफ नहीं। हर इदारे को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर लीडर को विद इन वो जो रिस्ट्रिक्शन जो उसकी है, जो हदूद हैं, उसके अंदर रहते मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बहबूद के लिए हमारा ये पॉलिटिक्स था। हम देखें ना, बहुत पीछे रह गए। हमारे ही साथ वाले मेरे सवाल का जवाब बीच में रह गया। मेरे सवाल का जवाब बीच में रह गया। जी, मुझे ये बता दें कि मुझे पता है कि अगर ऐसा होता है तो कैसर अहमद शेख, जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने हमेशा अदारों की बेहतरी के लिए काम किया है, उनका क्या स्टैंड होगा अगर कोई किसी जगह ये हो जाता है? अगर ऐसा कोई हुआ तो मेरा वही स्टैंड है जो मैं यहाँ भी खुल के आपसे बात कर रहा हूँ कि कानून के दायरे के अंदर जो इदारा कानून से तजावुज़ करेगा, चाहे वो कैसर अहमद शेख हो, चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो लीडर हो, तो मैं उसकी मुखालफत में रहूँगा। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कानून की अमलदारी हो, इदारों का एहतराम हो, और इसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स का एहतराम हो, जो काबिल इज़्ज़त लोग हैं। एक प्रॉपर हम तो सिर्फ दुश्मन तराजी पे और एक दूसरे की ज़ाती दुश्मनी पे लग गए हैं।
हमें चाहिए था, मैं ये सोच के आया था एटलीस्ट, जब मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैमिली को 130-35 साल से बिजनेस में है, कभी पॉलिटिक्स में कोई हमारा नहीं आया। मैं अपने इलाके में कराची में मैं रहता हूँ, यहाँ से मैं अपने जो मेरा होम टाउन है वहाँ जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, मैं वहाँ जाके मैंने इलेक्शन बहुत बड़े बड़े फ्यूडल्स के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़े और जद्दोजहद की ताकि मैं उस फोरम पे जाऊँ जहाँ के लोगों की बहबूद और खुशहाली के लिए काम किया जा सके। लेकिन मैं जाकर देखता हूँ कि मुझे यकीन जानिए, मैं यहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, यहाँ पे बहुत मैंने कंटेस्ट बिजनेस के इलेक्शन किए। मुझे वहाँ इसलिए जाना पड़ेगा, वो जब तक उस फोरम पे हम जाके बात नहीं करें तो हम लोगों के लिए देखें ना, मुल्क हमारे चाइना देखते देखते 70 करोड़ लोग गुर्बत से निकल गए। और मैं इसलिए चाइना की मिसाल दे रहा हूँ कि मैं 1972 से लेके हम लोग यानी बिजनेसमैन, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, 72 से लेके 89 तक को 50-60 बार चाइना गया और वहां उनसे देखा, वो लोगों उन लोगों ने तो बिजनेस हम पाकिस्तानियों से सीखा है। आज वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। एक अवामी नुमाइंदे का ये फर्ज होता है कि जब अवाम उसे मुंतखब करे तो वो फिर उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करे। शेख साहब, शेख रशीद साहब का आज एक बयान सामने आया, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में सियासत खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ये सारी अपोजिशन भी मिलकर इमरान खान के एक मीनारे पाकिस्तान के जलसे जितने लोग इकट्ठे नहीं कर सकेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब जलसे तो 2-4 दिन में ये 2 बड़े जलसे होने जा रहे हैं, गुजरांवाला में और कराची में, तो बात सामने आ जाएगी। वो तो बजाय कि हम उस पर कोई तबसरा करें 2-4 दिन में। लेकिन ये जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग खत्म हो गई है, ये मैं समझता हूँ इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन को ये बात नहीं करनी चाहिए। मुल्क में पार्टियां आसानी से नहीं बनती और ना आसानी से खत्म होती हैं। ये जो हमने वतीरा बना लिया था ना कि पार्टियां जो है हम उनसे इधर से लोग उधर चले जाएं, अब उसका ज़माना ख़त्म हो गया है। अब लोगों को एहसास हो गया है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपनी चीज़ पे उनको रहना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी पार्टी है और इस बार भी उन्होंने, आप देख रहे हैं कि पंजाब के तो MPA सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी ने लिए और आज तक अभी देखिए ना 2.5 साल 3 साल से हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन कोई एक भी MNA मैंने नहीं देखा कि वो पार्टी से हट के कोई उसने स्टैंड लिया हो। तो ये देखिए इख्तलाफ राय अंदर है। मैं भी इख्तलाफ करता हूं पार्टी में कुल। और शेख साहब एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। जी क्या आप समझते हैं जलसे जुलूसों से हुकूमतें चली जाती हैं? मैं नहीं समझता कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें चलती जाती हैं और ना ही इसमें ये मामला होता है। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम खुल के करेंगे अगर आवाम चाहती है। लेकिन सिर्फ जलसे जुलूसों की बात नहीं हो रही, जो तकालीफ से गुजर रहे हैं लोग, हम जाके वहाँ पता करते हैं, जो बेरोजगारी है, जो लॉलेसनेस है, जो महंगाई है, सबसे बड़ा बुरान तो महंगाई का है। और ये खुद आप वर्ल्ड बैंक की बातें कर रहे हैं कि मुल्क में माइनस चली गई है हमारी ग्रोथ, यानी हमारी तरक्की माइनस चली गई है। 1952 के बाद आज 68 साल बाद ये हुआ। रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं कि अवाम का एतमाद हुकूमत पर है या फिर ऑपोजिशन के मौक़िफ़ पर है। अगर वाकई महंगाई बढ़ी है, अवाम पर है और आपके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं तो फिर दबाव बनाकर आप इस्तीफे देकर असेंबलियों से इस हुकूमत को चलता करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, PDM के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, इसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली PDM के हवाले से क्या होगी, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी के लिए तहरीक में शिरकत एक तो PDM की मेंबर जमात होने की हैसियत से है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पॉलिटिकल रिवाइवल की भी ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल रिवाइवल के हवाले से हिकमत अमली क्या कुछ मुख्तलिफ होगी एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, रिवाइवल तो हो चुकी। मैं अभी मंडी बहाउद्दीन हूँ। हर जगह पे पीपल्स पार्टी इस न्याजी हुकूमत को, इस फाशिस्ट तस्कंदों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट पे जाकर रेजिस्ट कर रही। अभी मैं हाफिजाबाद आया था, हमारी एक मीटिंग थी जलसे के सिलसिले में, तो वहाँ पे पुलिस आई है। हमारे यहाँ से आए हैं, सारी कुर्सियाँ और सब कुछ उठाकर ले गए। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसफ बशीर भागड़, उनकी को घर के अंदर दाखिल होकर गिरफ्तार करके ले गए।
एक उनके घर के साथ डेरा है, वहां से नहीं बल्कि घर की चादर चार दीवारी को पामाल किया। फिर हमने ये फैसला किया कि हम वहां पे मीटिंग अगर यहाँ पे नहीं करने देते तो हम थाने के आगे करेंगे। हम फिर थाने गए साथ, हमने वहां पे फिर मीटिंग की है। हमने कहा कि हम आ गए कमरजुबान कायरा साहब की क़यादत में, मैं भी था वहां पे, बाकी सारे भी हमारे उम्मीदवार थे। हमने कहा कि हम आप अगर आप कर सकते हैं। मैंने पूछा, जब मुझे रोका तो मैंने पूछा क्यों नहीं मुझे जाने दे रहा। कहने लगे कि ये SOP जो है वो कोरोना SOP के तहत उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मैंने कहा एक पुलिस वाले ने मास्क नहीं लगाया हुआ और मैंने मास्क लगाया हुआ है, आप में से किसी एक ने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो ये चीजें ऐसी हैं जो मुझे तो लगता है कि हमें सोए हुए को जगा दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्होंने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है ही रेजिस्टेंस की पार्टी, जितनी रेजिस्टेंस ये हमें देंगे उतना हम ताकत के साथ उभरेंगे। हमने कह दिया है, ये लोगों को लिखवा रहे हैं, मीटिंग की है ट्रांसपोर्टर्स की, ट्रांसपोर्टर्स ना दें टैक्सी यूनियन वालों को, कि टैक्सी कारें भी किराए पे ना दें, तमाम फ्लैक्सेस वालों को उठा कर ले गए और उनको यहाँ पे ये उनसे लिखवा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल मटेरियल नहीं होगा। इस तरह से तो ज़ियाउल्लत के दौर में भी नहीं होता था जैसे ये कर रहे हैं। तो जो साहब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो लाला मूसा से आएंगे जुलूस की शक्ल में। नहीं देगा चौधरी मंजूर साहब, आपका मरकजी जुलूस तो लाला मूसा से आएगा ना इस जलसे में शिरकत के लिए? जी 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 जी। तो बिलावल साहब लाहौर से लाला मूसा आ रहे हैं या इस्लामाबाद से लाला मूसा आ रहे हैं? नहीं, वो सियालकोट से। सियालकोट से। तो ये लाहौर से भी आपका कोई जुलूस जाएगा या सारे जुलूस वहीं पे इकट्ठे होंगे? नहीं नहीं, हमने हमारे जो लोग हैं जो कारकुन जाना चाहते हैं वो कुछ जलसे में चले जाएंगे और जो गुजरांवाला के उधर वाले हैं वो जुलूस में शामिल। तो सब क्या पीपल्स पार्टी कितनी तादाद में इस जलसे में, क्योंकि ये भी तो देखा जाता है कि जलसों में सबसे ज्यादा कौन सी जमात आई और जब बिलावल साहब आ रहे हैं? देखिए इस वक्त इशू ये है कि ना कोई ये ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं हमें, कोई चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हमारे लोगों में इतना जोशो खरोश है कि लोग कहते हैं हमें पैदल जाना पड़े तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, कोई नहीं रुकेंगे। कोई चौधरी साहब, अगर फर्ज कर लें हुकूमत रास्ते रोकती है तब बादल हिकमत अमली भी तैयार की है। हम वो मुतबादल हिकमत अमली ये है कि हमने पहुंचना है, ये रोक सकते हैं तो रोक ले। हमने बहुत सारे ऐसे जलसे जुलूस किए जहाँ पे हमने पुलिस के रोकते हुए हमारे लोग, हमारे कारकुन पहुंचे। 14 अगस्त 1986 को यहाँ पे लाहौर के अंदर राणा साहब को याद होगा, हमारे लोगों ने अपने सीनों पे गोलियां खाई थी, हमारे 12 लोग शहीद हुए थे, लेकिन हमारे कारकुन पीछे नहीं हटे। ये अब इनके हाथ में फैसला है। मैंने तो कहा था कि फैसला इन्होंने करना है कि ये हमें जलसा गुजरांवाला में करना देना चाहते हैं या सारे पंजाब में। तो इन्होंने सारे पंजाब में जलसा करवा दिया। एक एक गली में एक एक जगह पे पुलिस जा रही है और वहां पे एहतजाज हो रहा है और वहां पे। तो सब ये बता दें, क्या कोई ऐसी हिकमत अमली भी है कि गुजरांवाला पहुंच के आपका, मुस्लिम लीग नून का और मौलाना फजल रहमान का जुलूस इकट्ठा हो जाए? नहीं, देखिए ये तो जुलूस तो हमने जलसागाह में मुंतज करने हैं, इकट्ठा तो जलसागाह में होगा, लेकिन अभी तक जलसागाह भी नहीं। तो क्या जलसागाह में ही करेंगे या जलसा कोई ग्राउंड की इजाजत मिली है या इजाजत मांगी गई है या फिर GT रोड पे ही करेंगे जलसा? बाकायदा हमने एप्लीकेशन दी है जिनाह के लिए, जो अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक इन्होंने इजाजत नहीं दी। तो हमारे पास मुतबादल सिर्फ रह जाता है और वो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि GT रोड पे करें, जलसा तो होगा। अच्छा जी, अगर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लेते हैं या नजरबंद कर देते हैं तो फिर हिकमत अमली क्या है? जलसा फिर भी होगा जी, जलसा फिर भी जलसा होगा। तो गुजरांवाला में होगा। अच्छा, ये मैं करना है। अच्छा, मेरी इतला है कि आपको जलसे की इजाजत मिल जाएगी, शायद कल मिल जाए, लेकिन मिल जाएगी। चलो अगर दे देते हैं इनकी हुकूमत अमली, फिर लोगों के घरों में क्यों जा रहे हैं, ये छापे क्यों मार रहे हैं? मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो थी, मैं तो उसके यानी आपकी नजर में पंजाब की जो आवाम है वो जाग चुके हैं, पंजाब के आवाम बेखौफ खतर गिरफ्तारियां देंगे, रोकेंगे भी, रुकने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया मंजूर चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, इस PDM की तहरीक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली आप पर आश्कार हो चुकी है। JUI फे की हिकमत अमली क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हैदरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदरी साहब, मौलाना कहते हैं कि दिसंबर में यह हुकूमत चली जाएगी, तो फिर क्या समझ लें कि हुकूमत के जाने तक PDM के सरबराह मौलाना ही होंगे?
देखिए, एक तो वो दो सवाल किए आपने एक सवाल में। पहला सवाल ये है कि आपने फरमाया कि मौलाना साहब फरमाते हैं कि दिसंबर में सिलेक्टेड हुकूमत चली जाएगी। वो कहते हैं कि कलंदर हर्ष गोयत दीद गोयत। हालात का तज्जिया करते हुए मौलाना साहब ने अगर कहा है तो ये दुरुस्त कहा है इंशाअल्लाह अज़ीम। जहाँ तक पीडीएम की सदारत की बात है तो तमाम दोस्तों ने मिलकर मौलाना साहब को सदर बनाया है, और अगर आगे किसी और को बनाना भी होगा बिलफर्ज, मैं नहीं समझता कि कोई तैयार होगा, लेकिन सारे काम जब हमारे बाहमी मशावरत से होंगे तो इस हवाले से भी मशावरत हो सकती है। मगर यह है कि अब तमाम जमातों ने मौलाना फजल रहमान साहब को पीडीएम का सरबराह बनाया है, तो ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा, क्या ये मौलाना साहब ने जिस तरह कहा कि दिसंबर में हुकूमत का खात्मा, तो क्या ये पीडीएम जो है हुकूमत के खात्मे के बाद भी कायम रहेगी, या फिर आप अपना अपना इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, या ये इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है? जेयूआई का आज़म ये है कि अपोजिशन में शामिल जितनी भी जमातें हैं, अगर हम मिलकर इलेक्शन लड़े तो उसके बहुत बेहतर नताज बरामद हो सकते हैं। लेकिन ये बात तो हतमी नहीं है, आगे चलकर जो सूरत हाल बनेगी उस पर भी मुशावरत होगी, और इत्तेहादें बनती भी है खास मकासद के लिए, फिर बिगड़ती भी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें यकसू हैं, पुराज़्म हैं कि हम इलेक्शन की तरफ अगर जाएं तो उसके बेहतर नताज निकल सकते। हैदरी साहब, पहले लड़ने से पहले आपसे कुछ अहम क़ुव्वतों ने राब्ते किए थे, आपने उसको अया भी कर दिया था। क्या अब रैली से पहले एक दिन रह गया, एक दिन बाद, यानी परसों रैली है, तो क्या अब भी आपसे कुछ क़ुव्वतें राब्ता कर रही हैं इसे रोकने के लिए या किसी और मामले में? देखिए, तहरीक को रोकने के लिए माजी में तो बहुत राब्ते किए उन्होंने, हमने उनकी बात नहीं मानी। अब ऐसी कोई मेरे इल्म में कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि गैर मरई कुव्वतों ने कोई राबिता किया हो कि आप तहरीक को रोक लें। बहरहाल अब ये है कि उस वक्त भी अपोजिशन हमारे साथ थी, मगर तहरीक के लिए अफरादी कुव्वत जो है वो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम दे रही थी। लेकिन इस वक्त तमाम अपोजिशन की जमातें एक प्लेटफॉर्म पे और अफरादी कुव्वत सब फराहम कर रहे हैं, तो लिहाजा आगे चलकर जो भी राय बनेगी, जो भी फैसला होगा, वो पीडीएम की प्लेटफॉर्म से होगा। मौलाना साहब, एक बता दें, कल मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर आ रहे हैं, तो क्या कल मरियम साहिबा के साथ आपकी कोई मीटिंग तय है, कोई मुलाकात का इम्कान है? मेरे इल्म में पहले तय नहीं है, लेकिन आने के बाद तय हो सकता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अब तो हम पीडीएम में इकट्ठे हैं, उठना बैठना बातचीत करना, ये तो लम्हा ब लम्हा भी हो सकता है। सही, यानी मुलाकात हो सकती है। और माजी में अफरादी कुव्वत सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम फे की थी, तो इसलिए वो जो धरना था वो किसी जानिब से पेशकश के बाद मौखिर करना पड़ा। लेकिन अब पीडीएम की तहरीक में शामिल तमाम जमातों की अफरादी कुव्वत है, तो इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुजरांवाला का जलसा क्या मुतशद्दिद हो सकता है? क्या हुकूमत के जो खदशात हैं वो सच साबित हो सकते हैं? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जो तकरीर की थी जिसके बड़े मीडिया में चर्चे रहे, क्या वो गुजरांवाला के जलसे के बारे में थी?
गुजरांवाला के जलसे के हवाले से प्लानिंग क्या हुई, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, उसे पुरअमन किस तरीके से बनाया जाएगा, हुकूमत का बयानिया किस तरीके से रद्द किया जाएगा, और बागी रुकन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उस जलसे के दिन क्या करने वाले हैं, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अली अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर पंजाब असम्बली अमानुल्लाह वड़ायत साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। जलसा होने जा रहा है 16 तारीख को, अवामी रेफरेंडम कहा गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। क्या उस दिन पशेमानी तो नहीं होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किस वक्त में नाराजी ले ली कि जिस वक्त में अवाम ने उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये जो 16 अक्टूबर वाले दिन गुजरांवाला में रैली और जलसे का प्लान है, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ, इसमें कोई बहाम नहीं है कि हम हमेशा मुल्क के साथ खड़े हैं, इदारों के साथ खड़े हैं, अफराद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो चूंकि इनका एजेंडा जो है वो पहले ही डिस्क्लोज हो गया था, इनकी क़यादत जो जब भी गुजरांवाला आई, उन्होंने हमेशा हमारे इदारों को, जो असलियत के इदारे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश की, और मुझे नहीं इल्म कि ये किसके एजेंडे पर अमल पैरा हैं। और यकीनन जो इनकी गुफ्तगू है उससे सरेदस्त तो सिर्फ और सिर्फ मोदी खुश हो रहा है। तो कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा वक्तव्य जिससे पाकिस्तानी कौम नाराजगी का इजहार करे और मोदी खुशी का इजहार करे, हम ऐसे किसी एजेंडे के साथ एक लम्हे के लिए भी खड़े होने को तैयार नहीं है। अंसारी साहब, आप क्या रैली निकाल रहे हैं उस दिन? आप गुजरांवाला में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उस दिन शो होगा। हम ये रैली निकाल रहे हैं इदारों को मुतनाज़ा बनाने के लिए, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए। लेकिन गुजरांवाला के बासी जो मुल्क और कौम से प्यार करने वाले लोग हैं, वो उस दिन अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। और आप देखेंगे कि गुजरांवाला शहर के जो बासी हैं वो ये साबित करेंगे कि वो मुहिब्बे वतन रैली जो है, मुहिब्बे पाकिस्तान रैली जो है, वो उसमें शामिल होकर साबित करेंगे कि गुजरांवाला शहर जो है ये मुल्क और कौम से प्यार करने वालों। अंसारी साहब साथ रहिएगा, आपकी जानिब वापस आता हूँ। वड़ायत साहब, जैसा कि अंसारी साहब आपके पुराने साथी भी हैं, आपकी ही पार्टी से इलेक्शन लड़ा, मुंतखब हुए, अवामी नुमाइंदगी हासिल की, वो कहते हैं कि आप पता नहीं किस एजेंडे पर चल रहे हैं, आप इदारों से मुतसादिम रवैया अपनाए हुए हैं, बयानिया आपका जो है वो भारत को खुश करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशरफ अंसारी साहब को बड़े अदब से, प्यार से, क्योंकि ये हमारी पार्टी में पहले रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि जो हमारे कैद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और कैद अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियाँ हमजा शहबाज साहब और मेरी बेटियों जैसी, बहनों जैसी कैद अवाम मरियम नवाज बीबी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे नून लीग की शेर की टिकट दी और मैं शेर के वोटों से जीता, मैं खुद नहीं जीता। मेरा सवाल पहले अंसारी साहब से यही है कि आप आज इस्तीफा दें, सुबह नए पाकिस्तान की तरफ से अपना इलेक्शन लड़े। अगर आप 1000 वोट ले गए तो जो मर्जी मुझे कर लेना। बाकी बात नहीं, ये यू टर्न लेने वाली पार्टी में चले गए हैं। मैं इनको कहूंगा कि ये नया पाकिस्तान बनाने के लिए आप भी उधर शामिल हो गए हैं। आप इस वक्त से पहले जितनी बार भी एमपी हुए हैं वो शेर के वोटों से। वड़ायत साहब, उनका सवाल एक ये है कि आपका जो एजेंडा है वो इदारों से मुतसादिम है, इदारों को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं। हमारा एजेंडा अपने अंदर जुर्रत पैदा करे, मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत करे, शख्सियात को छोड़े। आपके लीडर दिख चुके हैं, वो मोदी के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। मैं मरियम को नहीं मानता। अंसारी साहब मौक़िफ़ ले लेने दे वड़ायत साहब का। अंसारी साहब आपकी के लिए भी हमारे नहीं करूंगा। अंसारी साहब अमानुल्लाह वड़ायत साहब का मौक़िफ़ ले लेने दें। हम पाकिस्तान के अंदर, गुजरांवाला के अंदर अंसारी साहब मौक़िफ़ ले लेने दें। देखें, ये दोनों के लिए स्टेज है, ये दोनों के लिए प्रोग्राम है।
अंसारी साहब माइक डाउन करवाना पड़ेगा मुझे, अब बराए मेहरबानी मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। मौकफ लेने दें मानुल्लाह इब्राहिम साहब का। वो नवाज शरीफ के गुलाम है, ना वो बुरैश साहब के गुलाम है, अंसारी साहब के माइक अंसारी साहब के डाउन कीजिएगा। मैं अंसारी साहब आपकी जानिब वापस आता हूं। अंसारी साहब ये तकरीर की जगह नहीं है, प्रोग्राम है, आप बिल्कुल उनसे जवाब लेने दें। कौम के साथ मोहब्बत करेंगे, पाकिस्तान रैली का इनेकाज करेंगे। अंसारी साहब के जरा माइक डाउन कीजिएगा। खड़े होंगे पाकिस्तान के अंदर। अंसारी साहब जवाब तो ले लेने दें। काम पैदा करेंगे अंसारी साहब रखने वालों की गुजरांवाला के अंदर। अंसारी साहब एक एक करके बात करें, इस तरह प्रोग्राम नहीं चलता। अंसारी साहब एक एक करके बात करें, आपकी बात सुन ली है, इब्राहिम साहब की बात सुन लेने दें। हम झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं है। चले आप ना सुने, आप झूठ बोल रहे हैं ना बोले, उनकी बात सुनने दें। अंसारी साहब बात सुन लेने दें, अवाम को फैसला करने दें, अवाम को फैसला करने दें। अंसारी साहब बात सुनने दें। अंसारी साहब जरा वेट करें। मुझे नवाज शरीफ के वोट नहीं मिले, मुझे उन बंदों ने वोट नहीं दिया। अंसारी साहब जरा 2 मिनट। अंसारी साहब जब तक दूसरी जानिब का मौकिफ सामने नहीं आएगा आप खुद को कैसे सच साबित कर सकते हैं? दूसरी जानिब वड़ाइच साहब का मौकिफ तो आने दें, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। मैं वापस आता हूं अंसारी साहब। अंसारी साहब इब्राहिम साहब का मौकिफ लेने दें। रखने वाला बंदा है जिसकी अपनी कोई सोच ही नहीं, को अपना चले अपने उनकी बात सुन लेने दें। की बात करें, इब्राहिम साहब की बात सुनने दें। अंसारी साहब की बात कर रहे हैं। अंसारी साहब बात सुनने दें इब्राहिम साहब की। क्यों सुनूं? अंसारी साहब हमें सुनने दें, इब्राहिम साहब की बात हमें सुनने दें। अवाम को तो सुनने देना कि क्या कहना चाह रहे हैं जी इब्राहिम साहब। मैं सर पहले बड़े अदबदार से अंसारी साहब से बोला हूँ, ये तो इतना कड़क रहा है कि इसको जाती दुश्मनी है। मेरा एक ही सवाल है कि मेरा जो मुल्क और कौम के खिलाफ बात करेगा वो मेरा जाती दुश्मन है, मैं उसको अपना जाती दुश्मन समझूंगा। ये बड़ी चीज, ये मुल्क मेरा है, ये फौज मेरी है, ये इदारे मेरे हैं। अंसारी साहब वो हमारे भी हैं, वो इनके भी हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अगर कोई इदारा काम करता है तो सबका है। अंसारी साहब आपकी मेहरबानी, अंसारी साहब 2 मिनट वेट कर लें, उनका मौकफ लेने दे, फिर जो आप कहेंगे हम वो भी सुनेंगे। 2 मिनट उनका मौकफ लेने दे, इस तरह ये नहीं होता उनका। मेरे कैद ने मोटरवे बनाई, मेरे कैद ने बॉर्डर पे बाढ़ लगवाई। अंसारी साहब 2 मिनट वेट कर लें। अंसारी साहब वड़ाइच साहब को 2 मिनट बोलने दें। अंसारी साहब 2 मिनट बोलने दें इब्राहिम साहब को, ये बोलने से नहीं काम होता। आपने बोला ये तैयार होंगे अंसारी साहब जरा मेहरबानी फरमाएं, उनके आप बात सुने इब्राहिम साहब की, मौकफ ले लें उनका। ये इस तरह नहीं होता। अंसारी साहब जरा खामोश हो जाए, ले ले दे मौका। पाकिस्तानी कौम इदारों के साथ खड़ी है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अंसारी साहब मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, इतने तहम्मुल मिजाजी से बात कर रहे हैं। वड़ाइच साहब बोलिए। भाई मेरी एक ही दरखास्त है कि अंसारी साहब को बॉर्डर पे भेज दे, इनको एक ही जवाब मुझे दे दे। ये तैयार हूँ, वड़ाइच साहब मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, बॉर्डर पर जाऊंगा, खड़ा होगा। अच्छा एक बात है अंसारी साहब, जरा आप भी चुप कीजिएगा। वड़ाइच साहब 1 मिनट। अंसारी साहब जरा, अंसारी साहब अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां दे, मैं बॉर्डर पर जाकर दुश्मन की सीने में जाके मैं दुश्मन को बताऊंगा कि पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। अंसारी साहब, आवाम है, अंसारी साहब के साथ है, अफवाज पाकिस्तान के साथ है। चलें ये पता चल जाएगा, नहीं है पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम भी फौज के साथ हैं, हम फौज से अलावा नहीं है। अंसारी साहब मेहरबानी करें, प्रोग्राम का टाइम है जी। वड़ाइच साहब बोलिए। मैं सर तब बोलूंगा, इनको पहले पूरा सुन ले, जब ये सुन लिया आप बोले। मेरा एक ही सवाल है अंसारी साहब कि ये जो करतारपुर वाला रास्ता किसने खोला है? चले मैंने तो नहीं खोला, नहीं खोला। ये पहला सवाल जो कहते हैं ना ये मोदी के दोस्त हैं, मोदी के साथ चल रहे हैं, नहीं, मेरा कैद अगर मोदी के साथ चलता तो आपसे पहले जितनी दफा वो वज़ीर आज़म हुए हैं जो वो इंडिया और पाकिस्तान को एक कर देते। मेरे कैद ने तो एक रास्ता भी नहीं खोला। आपके कैद ने, जो आप वहाँ गए हैं,
यू टर्न लेकर इमरान खान की हुकूमत ने नया पाकिस्तान बनाने के लिए। वड़ाइक साहब, हम उस तरफ आए, इस मामले को तो आप उठा नहीं सकते। ये अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला हुआ। ये बैनुल अक़वामी सतह पे ये तो हज़ीमत मोदी को उठाना पड़ी कि जिन्होंने इजाजत नहीं दी कोविड के दिनों में। ये तो पाकिस्तान का एजाज है भाई साहब, ये पाकिस्तान का एजाज है। ये तो इन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया है। आप जरा इस तरफ आ जाए भाई साहब। भाई साहब ये बता दें, एक मिनट अंसारी साहब सवाल कर लेने दे, अंसारी साहब सवाल कर लेने। भाई साहब सर ये मेरे जो बात है मुल्क और कौम के साथ, मेरे इदारों को बदनाम करेगा तो राणा साहब मैं ऐसे लोगों को इजाजत नहीं दूंगा। कितनी को खबरें भरी है झूठी, इनको सुन ले पहले, चले जी बाद में सुन लेना। मैनुल्लाह भाई साहब जो आपका जलसा हो रहा है, अंसारी साहब भी वहां पे रैली निकाल रहे हैं, इन्होंने इस्तीफा देना या नहीं देना ये आपकी पार्टी के मामलात हैं। आप लोगों ने इतनी दफा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, फिर इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। मुझसे इस्तीफा मांगने वालों तुम कहाँ थे गुजरांवाला के अंदर? अंसारी साहब आवाज इतनी ऊंची रखेंगे तो मेरी आवाज भी नहीं निकल पाएगी। अंसारी साहब आवाज मेरे खिलाफ जलसे कर रहे थे, मेरी कैंपेन के आगे रिकॉर्ड से खड़ी कर रहे थे, उस दिन तुम कहाँ थे? अगर तुम मुझे बरवकत टिकट देते। अवाम को फैसला करने देते हैं, 16 अक्टूबर को अवाम फैसला करे। अवाम फैसला ये करे कि अपोजिशन जो मौक़िफ़ अपनाए हुए वो ठीक है या फिर हुकूमत का जो बयानिया है वो ठीक है। फैसला अवाम को करने देते हैं कि इदारों से मुतसादिम अगर ये रवैया अपनाते हैं तो अवाम कौन से बयानिए के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब और आयत साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि मुल्क महफूज हो। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि उसकी जो रियासत है जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है वो महफूज रहे। इदारों से तसादुम कोई नहीं चाहता, बशर्त ये कि वो पाकिस्तानी हो और दिल से ख़ुद को पाकिस्तानी मानता हो। सबसे पहले अपनी रियासत को मुकद्दम रखे, फिर अपने मफादात की तरफ जाए तो वो किसी भी मुल्क का मोहब्बत करने वाला बाशिंदा हो सकता है। नाज़रीन पीडीएम की तहरीक शुरू होने वाली है। इस तहरीक के अखराजात भी होंगे। बसों पर कारकुनान को लाया जाएगा। एक बस में अगर 40 मुसाफिर सवार होते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक ये लाखों का जो समंदर होगा जो अपोजिशन दावा करती है। इस लाखों के समंदर को इकट्ठा करने के लिए कितने अखराजात आएंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक जानिब महंगाई का शोर शराबा है, महंगाई है, हुकूमत भी इसका एतराफ़ करती है कि महंगाई है, लेकिन उस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अब ये जो पीडीएम की तहरीक चल रही है, इस तहरीक के नतीजे में जो अखराजात आएंगे क्या वो हर शख्स अपनी जेब से करेगा? अगर अपनी जेब से करेगा तो महंगाई किधर है? अगर वो पार्टी करेगी तो पार्टी वो फंड कहां से लाएगी? देखें यासर, ये एक सवाल है जिसका जवाब मुझे भी चाहिए, जिसका जवाब आम पाकिस्तानी को भी चाहिए, जिसका जवाब अब सियासी जमातों के कारकुनों को भी चाहिए। मैं समझता हूं कि सियासी जमातों के कारकुनों को भी ये सवाल पूछना चाहिए। देखें ये पीडीएम का जलसा हो रहा है, कोई शक नहीं है जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा। देखें 11 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी दोनों जमातें हैं। उसके साथ साथ जिस रूट से ये जलसा जा रहा है, ये रूट है वो सारा नून लीग का रूट है। लाहौर से शादरा, शादरा से मरीद के से कामों की से आगे आप चले जाते गुजरांवाला, ये सारा बेल्ट जो है मुस्लिम लीग नून की बेल्ट है। बेहतरीन जलसा होगा। एक सवाल है मेरा जो मैं भी जानना चाहता हूं, आपको भी जानना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम हैंकर्स को भी ये पूछना चाहिए, क्या गुर्बत है? लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर रहे हैं, आलू महंगे, टमाटर महंगे, हर चीज महंगी, ये अपोजिशन के दावे हैं। अब इसमें अगर हम देखें 3 लाख लोग अगर इस जलसे में आते हैं जो अपोजिशन का दावा है, तो 3 लाख अफराद जो है अगर उसमें देखें 40 बंदे एक बस में बैठते हैं, 40 सीटर बस जो है ना उसका किराया अगर आप लेते हैं, अगर गुजरांवाला के अंदर से रखते हैं तो जनाब कम अज कम 40,000 रुपया खर्चा आएगा। अगर दूसरे शहरों से आते हैं तो 1 लाख रुपए तक चला जाएगा। और सारे दिन के लिए बस होनी है ना, आने जाने के लिए, सिर्फ वहां छोड़ के वापस तो नहीं आ जानी, ट्रैफिक में फंस जानी है। अब हमारे पास जो एक बिल्कुल 3 लाख के हिसाब से बिल्कुल ठंडी ठंडी जिसे कहते हैं ना, सीधी सादी कैलकुलेशन देखें तो वो आती है 45 करोड़ रुपया सिर्फ लगता है बसों का किराया, जो कम से कम मैं बता रहा हूं। अभी इसमें मटन बिरयानी है या चिकन बिरयानी है, कीमे वाले नान है या पानी की बोतलें हैं, मटन हाली है या चिकन है, कुछ भी है लगा लें, उसके पैसे ज़्यादा हैं।
इसके अलावा जलसे के अखराजात लैदा है, पब्लिसिटी लैदा है, मैनेजमेंट लैदा है, मेहमानों को ठहराने के लिए जो होटल्स वहाँ पे लिए गए वो लैदा है, इसके अलावा कई जगहों पे इन्वेस्टमेंट की जानी है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वो लैदा है। यानी ये 1 से 1.5 अरब रुपए तक ये चला जाना है। मुझे समझ नहीं आती, अगर ये आप कहेंगे क्या, हम आपको ये बता दें, कहेंगे जी कारकुन अपनी मदद आपके तहत है। अगर ये कारकुन इतना अमीर है, एक बस का किराया वो अफोर्ड कर सकता है, खाना अफोर्ड कर सकता है, सारा दिन बस उसके पास मौजूद रह सकती है, अपना वक्त निकाल के जा सकता है, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई तो कारोबार है, उसका सिस्टम चल रहा है। उसे दाल महंगी नहीं लग रही, उसे चीनी महंगी नहीं लग रही, उसे आटा महंगा नहीं लग रहा, उसे घी महंगा नहीं लग रहा, उससे आलू महंगे नहीं लग रहे, उससे कोई चीज़ महंगी नहीं लग रही, वो जा रहा है। और अगर इसी दौरान में अब ये एक पार्टी का फंड है, अगर ये पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है तो फिर कहां से पार्टी के पास पैसे आ रहे हैं? इतना पैसा कौन कौन सी पार्टी दे रही है? और अगर इन पार्टियों के पास इतने फंड्स हैं तो फिर ये कहां जाएंगे? ये फंड सवाल ये है ना कि इलेक्शन कमीशन में आपने पार्टी फंड क्या शो किया हुआ है? अगर तो पार्टी फंड इतना है, अरबों रुपए का पड़ा हुआ है, तो फिर तो लग रहा है, तो फिर कोई सवाल नहीं उठा तो ये पार्टी फंड क्यों नहीं लगता था भैया? मुझे बताया ना, मुझे डीजे को, आप जो वहां पे डीजे साहब आ रहे हैं उनको कितने पैसे दे रहे हैं? 45 लाख रुपए उसने मांगा है, कितने बात देंगे? तो वही है ना कि पार्टी फंड शो नहीं है, पार्टी फंड शो नहीं है, आपके जराए शो नहीं है। जब जराए शो नहीं होंगे तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर इसी तरीके से मनी होंगे। फिर उसके बाद मुझे एक बात बता दें, ये जो लोग पैसे जो आ रहे हैं, पार्टी फंड्स भी हैं, तो कोरोना में लगा क्या? कोरोना में इन सियासी जमातों ने इतने पैसे गरीब अवाम में बांटे होते, जिनका ये रोना रो रहे हैं, मसलन ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए निकले हैं, तो यार जाओ जाकर उन गरीबों को आप लेकर अपने पल्ले से दो, इतने पैसे खर्च करना शुरू करो। ये गरीब आपको वोट भी दें, ये गरीब आपको सब कुछ दें, ये एक सवाल पूछना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसे जलसे के कहां से आए। और अगर ये बाहर से फंडिंग है, अगर मैं फिर कह रहा हूं, मैं यकीन, और अगर ये पार्टियों की अपनी फंडिंग है, तो इतने मोतबर जराए जो हैं या इतने जो अमीर लोग हैं पार्टियों के अंदर, वो बाकी आम आवाम पे ये पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे? ये एक सवाल होगा। और मैं आपको ये बता दूं, इस बार इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होगी, और इस बार आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये इन्वेस्टिगेशन बड़े खौफनाक हो सकता है। हुकूमत पता ये खेला हो कि एक बार कर लेने दें, देख लेने दें कि कितना होता है, खर्च होने के बाद फिर सवालात किए जाएंगे कि ये खर्चा आया कहां से। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आबिद मल्ली की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद फिर उसके वालिद अकबर मल्ली का बयान सामने आता है कि गिरफ्तारी हुई नहीं है, गिरफ्तारी दी गई है। उसके बाद बहुत से सवालात ही उठना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया कि पुलिस के लिए इनाम का ऐलान क्यों कर दिया। पुलिस का काम है मुजरिमान को पकड़ना, मुलजिमान की सुराग रसानी करना, क्या पुलिस का काम सिर्फ कब्जे करना है? ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे आज होने वाली एक समाअत के दौरान। राना साहब, कल क्रेडिट भी लिया जाता है, परसों से भी क्रेडिट लिया जा रहा है कि गिरफ्तारी हमने की है, पूरी जो टीमें थी वो मुतहर्रिक थी, लेकिन कल एक बयान के बाद स्टोरी ने रुख दूसरा इख्तियार कर लिया। इसके पीछे क्या है? देखिए, आज मैं आपको बिल्कुल इसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ, आप जरा गौर करें थोड़ा सा। आबद के वालिद को छोड़ा किसने? आबद की बीवी को छोड़ा किसने? उसकी वालदा को छोड़ा किसने? उसके चचा को छोड़ा किसने? उसके चचा के बेटे को किसने छोड़ा, जिनके साथ राब्ते थे? ये देखें, ये पुलिस ने छोड़ा। पुलिस ने अपनी, मैंने हमेशा इस स्टोरी में आपको पता, हमने बड़ी मुखालफत की कि पुलिस की नाअहली, वो भी बयान की, लेकिन हमें अब मानना पड़ेगा कि पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से इनको छोड़ा, ताकि वो अपने वालदेन से देखे, जब आपका पूरा ख़ानदान पकड़ा जाता है तो आप किसी न किसी से राब्ते में आते हैं, जो रिलीज होके आता है ना, आप उससे राब्ते में आते हैं। पुलिस ने एक पत्ता खेला, पत्ता खेलने के बाद आबद अपने चचा से, अपने सालों से, अपने वालद से राब्ते में आया। ये जो राब्ता था, उसके वालद को पुलिस ने मुख्तलिफ ज़राए से ये बावर कराया था, करीबी रिश्तेदारों से। ये शो नहीं था कि पुलिस कह रही है, वो कह रहे थे आ जाएगा, आबद का रिलीज भी हो जाएगा, सारा मामला ठीक हो जाएगा। अब हुआ क्या, आबद का जब राब्ता अपने चचा से फिर अपने वालद से होता है, और राब्ते के बाद वो वहाँ पर आ जाता है। आप उसके वालद की एक गुफ्तगू सुने, जरा एक गुफ्तगू सुने आप। वो जो अपने वालद, उसका वालद जो एक अपने वीडियो बयान में गुफ्तगू कह रहा है ना, जी मैंने उसे कपड़े दिए, चादर दी है, फिर मैंने घर की बैक साइड पे उसे छुपा दिया, फिर मैंने पुलिस को बुलाया। मुझे एक बात बताएं, जब आपने पकड़वाना है, जब आप रजामंदी से उसे बुलवा रहे हैं और रजामंदी से बुलवा के आपने पुलिस के हवाले करना है, तो घर के पीछे क्यों छुपाया? घर के पीछे क्यों छुपाया यासर? ये नहीं था। उसके वालिद को मिलने आया, पुलिस ने ट्रैप कर लिया था, सारा पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने मौजूद होने के बाद बाकायदा जब घेरा इतना करीब था कि अब वो भागना भी चाहता तो नहीं भाग सकता था। उसके घर के अंदर
एक जगह पर पुलिस मौजूद थी। जैसे ही वो घर आया 10 मिनट 15 मिनट मैंने पहले बताया था अपने वालिद के पास रहा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पुलिस पकड़ के ले जाने लगी तो उसके वालिद ने कहा जनाब मेरा घर। अब हो क्या रहा है, क्योंकि पहले इसी आबद को पैसे देकर छुड़ाया था इसके वालिद ने, ये आपको मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। इसके वालिद ने पहले पैसे दिए थे जो ऑन रिकॉर्ड है, जब ये 4,60,000 रुपया दिया गया था, तकरीबन 50 या 60,000 वो इसके वालिद ने दिया था, और इसके वालिद ने देने के बाद इसे छुड़ा लिया था। अब भी इसे यकीन था कि मेरा वालिद मुझे छुड़ा लेगा। अब ये सारा जो एक शोर मचा है वो इसलिए मचा है कि ये चाहते हैं कि 25 लाख जो उसकी प्राइस रखी है वो उसके बाप को मिल जाए। जब उसके बाप को 25 लाख मिल जाए तो उससे वो आबद का केस लड़े, वो आबद का केस लड़े। अब भी देखे ना वो क्या कह रहा है, मेरे बेटे को इंसाफ। ओ भाई क्या इंसाफ दें, तेरे बेटे ने जुल्म किया, तेरे बेटे ने दरिंदगी की, इकबाल ने जुर्म कर लिया, खर्च सारी दुनिया जानती है, और तू अब कहता है तूने पहले दिन जब उसने गैंग रेप किया था डकैती के दौरान, उस वक्त तूने ये उसको सजा दिलाई होती तो आज ना होता। अब ये एक ड्रामा हो रहा है, कुछ कुव्वतें बाकायदा इसको प्लांट करके ये सब कुछ कर रही हैं। पहले दिन उसके वालिद क्यों नहीं सामने आए, पहले ये क्यों नहीं किया गया, ये एक प्लांट हो रहा है। देखें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सासदारों को, आईजी पंजाब को, और हमने बड़ी तनकीद की सीसीपी लाहौर को, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सीसीपी लाहौर को भी, बड़ी उसने मेहनत की। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमने कहा था पुराने तरीके से पकड़े जाएंगे, आज भी एक और बड़ी डेवलपमेंट में अपने प्रोग्राम में बता दें कि लाहौर में एक वारदात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मांझे के साथ, जी जिसकी गाड़ी छीन ली गई थी। वो भी अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो पता चला जी वो गाड़ी भी मिल गई है। और ये भी मियां शफकत डीएसपी है, उसने बड़ी मेहनत की, गाड़ी भी बन ली, सिर्फ एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियां बरामद कर ली, और उसमें खुद आईजी और सीसीपीओ जो थे वो उसमें उसको मॉनिटर कर रहे थे, जहां पुलिस ने बेहतर। अब लोग चाहते हैं, कुछ कुव्वतें चाहती हैं, जो असल बात है उसके बाप को 25 लाख दिला के और उसका केस हो जाए। और मैं आपको एक और बता दूं, एक और आखिरी से बता दूं, इसमें एक एनजीओ भी अपना रोल अदा कर रही है। ये वो एनजीओ जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रही, यानी इंसानी हुकूक का ड्रामा रचाकर ये पैसे हासिल करने चाह रहे हैं और इसी से इसका केस लड़ना चाह रहे हैं। अब ये आने वाले दिन में वाज़ेह हो पाएगा कि ये केस मज़ीद कौन से रुख इख्तियार करता है। वालिद का ये जो बयान है या वालिद का ये जो स्टांस है ये किस हद तक गलत साबित होता है, पुलिस इसको गलत साबित कर सकती है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा होती जा रही है। भारत के 15 अस्पतालों से मुसलमान खानदानों के घर पैदा होने वाले बच्चों को उठा लिया गया। आए दिन अक़लियतों पर वहाँ पर जुल्म किए जाते हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत के ख़िलाफ़ लिख रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिखा, लेकिन इस सब के बावजूद भारत के रवैये में तब्दीली नहीं आ रही। राना साहब, भारत का बनेगा क्या? दिन ब दिन जो हालात हैं वो इस नहज तक पहुँच रहे हैं कि तबाही आपका मुकद्दर दिखाई दे रही। या सर ये बड़ी ऐसी एक खौफनाक सी भारत की साजिश है कि इसको बयान करते हुए भी दिल खून के आंसू होता है। भारत के अंदर 15 ऐसे अस्पताल जो हैं रिपोर्टेड हो चुके हैं मुख्तलिफ इनकी इजला में, मुख्तलिफ सूबों के जो इजला हैं उनमें हो क्या रहा है कि बाकायदा सरकारी अस्पतालों के अंदर और ख़ासकर वो प्राइवेट अस्पताल जो हिंदुओं की मलकियत हैं, वहाँ पर कहा गया है कि जिस मुसलमान के घर चाहे बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, ये दोनों चीज़ें हैं, उससे फौरी तौर पर गायब कर दिया जाता है। और ये 15 अस्पतालों में तो अब तक 300 से ज़ायद केस रिपोर्टेड हो चुके हैं, FIR दर्ज नहीं हुई, रिपोर्ट हो चुका है। हो क्या रहा है कि वहाँ कर क्या रहे हैं, जो कानूनी साजिश सामने आई है, जो बच्चा पैदा होता है उसे ले जाकर ये हिंदुओं के जो इनके जो है ना बड़े पुजारी, बड़े मारूफ पंडित जिन्हें कहते हैं, ये उनको दे देते हैं। वो इन बच्चों को हिंदू बनाकर एक जनूनी हिंदू बनाने के लिए उनके सुमे लगा दिया जाता है। जिस तरह आप माजी में चले जाए ना, मुसलमानों की बच्चों को उठाया जाता था। आप आज अर्तुगरुल ड्रामा देख लेना, उसमें देखें कितने कबाइल से किस तरह उठाया जाता था, तो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। बच्चा जब पैदा होता है या 2 या 4-6 दिन का होता है, उसे नहीं पता मेरी माँ कौन है, उसे नहीं पता मेरा मजहब क्या है, उसे नहीं पता कि मैं किसकी औलाद हूँ, मैं कहाँ पर रहने वाला हूँ। ये भारत के अस्पतालों से उठाए जाती हैं। और जो बच्चियाँ हैं, मासूम बच्चियाँ, उनको उठाने के बाद उन्हें मुख्तलिफ अय्याशी के अड्डे चलाने वाली तवाइफों, कबा खाना चलाने वाली औरतों के हवाले कर दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि इनकी ट्रेनिंग करो, इनकी ट्रेनिंग जवान करो, इनकी ट्रेनिंग करो। और ये सिर्फ छोटे बच्चों के साथ नहीं हो रहा, ये 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चों के साथ भी हो रहा है। और जब जो बच्चे 5 साल से ऊपर उठाते हैं उनको इंजेक्शन लगाते हैं यासर, उनकी ज़हनी याददाश्त जो है से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और ये इतना गनोना खेल है कि भारत के अंदर
एक केस जो रिपोर्टेड हुआ उसमें कहा गया कि एक शख्स के घर 15 साल बाद बेटा पैदा हुआ, तो बेटे की इतला आई तो वो बेचारे खुशी से निहाल थे, लेकिन 15 मिनट बाद पता चला कि कुछ लोग आए हैं, उसकी मां से उस बच्चे को छीन कर ले गए हैं। मां तड़पती रही, मां बेटे की जुदाई में मर गई, जिंदगी की बाजी हार गई। उस वक्त पता चला ये बच्चा किस आश्रम में गया या किस मंदिर में गया, किसके पास गया, ये सारा कुछ हो रहा है। और ये एक ऐसा घिनौना खेल है जिस पर पूरी इंसानियत जो है क्या ये फिरौन का जमाना है? क्या ये पत्थरों के दौर में हम जी रहे हैं कि अब तक की तरक्की याफ्ता दुनिया में भी इस तरह के इकदामात किए जाते हैं? आप अपने मुल्क में बसने वाले लोगों के बच्चे इस तरह से उठा लें और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाएं, जहन साजी करें और इस तरीके से उन्हें अपने घिनौने मजमूम अजाइम के लिए तैयार करें कि वो अपने ही खानदान के खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़े हों, तो शर जो आपके जहन में पनप रहा है एक दिन वही शर आपके गले का तौक बन जाएगा। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।